नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और एक बार फिर बजट महोत्सव में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य में भजन लाल सरकार, दोनों सरकारों ने पिछले बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिनकी देश प्रदेश में चर्चा थी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना गया था। एक बार फिर से महिलाओं और युवाओं को सौगातें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 1 फरवरी को देश का बजट आएगा और उसी के बाद राजस्थान का भी बजट आएगा। ये भजन लाल सरकार का दूसरा बजट है। राजस्थान की जनता को बजट से बड़ी राहत और कई तरह की योजनाओं की आस भी है। पिछले बजट में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान हुआ था और महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक कई बड़ी घोषणाएं भी हुई थी। युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां और कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। इसके अलावा भी कई बड़े ऐलान हुए थे। ऐसे में सवाल यही कि इस बार भजन लाल सरकार के बजट से युवाओं और महिलाओं को क्या सौगात मिलेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं राजेश खंदोई जी, आर्थिक मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। हमारे साथ मौजूद है मिथिलेश जैमिनी जी, राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी बहुत स्वागत है आपका। पंकज गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट है। पंकज जी स्वागत है आपका। साथ ही ममता शेखावत जी भी हमारे साथ है, एक्सपर्ट है, क्योंकि महिलाओं को लेकर भी अहम चर्चा आज संवाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। युवाओं से भी संवाद सीधे तौर पर किया और सिर्फ इसलिए कि जो बजट आए वो बैलेंस बजट हो। ममता जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर बार होता है, हर बार हम देखते हैं जब प्राथमिकता की बात आती है तो उसमें युवा और महिला दोनों प्राथमिकता में होती है और ऐसे में उनके लिए भी बेहद अहम घोषणाएं की जाती है। अब क्योंकि प्रदेश सरकार की अगर बात कर ले तो उनका भी ये दूसरा बजट है जो पेश होने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश की महिलाएं क्या उम्मीद लगाकर बैठी, फिर वो चाहे घरेलू महिलाएं हो चाहे या फिर नौकरी पेशा। देखिए 1 साल पूरा होने वाला है और जो पुरानी घोषणाएं की गई थी वो काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी हुई हैं और लोगों को काफ़ी राहत मिली है और सुविधाओं का फ़ायदा महिलाओं युवाओं ने सभी ने उठाया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि अभी हमारा ये राजस्थान सरकार का पहला ग्रीन बजट भी होने जाने वाला है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। बट अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए कि मेरी महिलाओं के बिहाव पर क्या उम्मीदें हैं, तो देखिए ग्रामीण और शहरी 2 क्षेत्र आते हैं और दोनों ही जगहों पर रहने वाली जो महिलाएं हैं उनकी उम्मीदें अलग अलग होती हैं। तो मैं बात करना चाहूँगी पहले ग्रामीण वर्ग। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को काफ़ी सारी लखपति दीदी योजना जैसे थी और SHO SHGs हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। पर आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार की जो सुविधा है वो और मुहैया करवाई जाए। और एक कंसर्न है मेरा सुरक्षा को लेके। देखिए हम स्वावलंबी तो बन रही हैं, काफ़ी सरकार की मदद भी है और सभी मिलकर इस और काम कर रहे हैं। एक थोड़ा सा सुरक्षा को लेके मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ। तो महिलाएं अगर और सुरक्षित होंगी, हालांकि बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि एक जो पुलिस डिपार्टमेंट है या और ऐसे प्लेटफॉर्म और मुहैया करवाए जाए ताकि महिलाएं खुलकर आगे आएँ। अब हम बात करते हैं शहरी। तो देखिए शहर में महिलाएं 2 हैं, 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है गृहिणी, तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, और एक है वर्किंग वुमेन, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो जो गृहिणी है आज भी वो चाहती है कि मेरा जो किचन का बजट है वो कहीं ना कहीं मुझे परेशान करता है। दालें बड़ी महंगी हो गई हैं, आप देखें गैस सिलेंडर है तो उसमें भी हमें राहत की ज़रूरत है। तो गृहिणियों के बिहाव पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितनी सुविधाएं हम उनको और मुहैया करवा सके, राशन की जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए मैं चाहती हूँ कि इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कुछ कंसिडरेशन किया जाए। सो ओवरऑल हर क्षेत्र की महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, तो उनको अलग अलग रूप से कैटेगराइज करके उस तरफ अगर सरकार और ध्यान देती है तो वी वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, बिल्कुल 2 अहम बातों का आपने जिक्र किया महिलाओं को लेकर, टैक्स और घरेलू बजट।
यानी कि अगर महंगाई की जो बात होती है उसमें राहत मिल जाए, जो टैक्स लगते हैं उसमें राहत मिल जाए, तो शायद घर का भी बजट है वो बैलेंस रहेगा। हमारे साथ क्योंकि राजेश कंदोई जी है, राजेश जी इसी पर एक सवाल रहेगा क्योंकि हम दोनों पे बात कर रहे हैं। केंद्र का भी बजट आने वाला है और टैक्स की जब हम बात करते हैं वो हाथ में है कि नौकरी पेशा उम्मीद भी उसी से लगाकर बैठते हैं कि क्या टैक्स पे कोई राहत मिलती है या क्या होता है। राजस्थान प्रदेश का भी बजट आने वाला है, उस लिहाज से भी बात करें क्योंकि दोनों ही अहम मामले हैं और इन्हीं दोनों सेक्टर से उम्मीद भी बहुत ज्यादा रहती है। क्या नजर आता है आर्थिक तौर पर अगर बात करें केंद्र और राज्य दोनों के बजट की? अगर इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात करें तो इस बार हर सेक्टर से यह मांग भी उठ रही है और पूरी आशा है कि लगभग 10 लाख रुपए तक की आय को सरकार पूर्णतया कर मुक्त कर देगी और करनी चाहिए। कि अभी क्योंकि पिछली बार के भी जब आंकड़े देखें तो जितना सरकार का इंडिविजुअल टैक्सेशन का जो बजट था उस बजट से ज़्यादा लोगों ने टैक्स पे किया था। तो मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी को इससे राहत मिलेगी। और इस बार CII जैसे औद्योगिक संगठनों ने मांग की है कि व्यक्तिगत टैक्सेशन में राहत मिले, जिससे लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़े और बाजार में मांग बढ़े, देश की GDP बढ़े और उद्योगों को भी उसमें फायदा है। जब एक व्यक्ति के पास में टैक्स की रेट कम होगी तो उसके पास में ज़्यादा पैसा बचेगा, तो उस बचत को वो निवेश भी कर पाएगा, तो वो निवेश भी अल्टीमेटली उद्योगों तक पहुंचेगी और वो अगर खर्च करता है तो वो खर्च भी उद्योगों तक पहुंचेगा। तो इसलिए व्यक्तिगत टैक्सेशन में, पर्सनल टैक्सेशन में जिसे हम बोलते हैं, तो 10 लाख रुपए तक का मेरा पूरा ऐसे आशा है कि सरकार इसे कर मुक्त कर देगी। और जहाँ तक रोजगार सृजन की बात है तो केंद्र की और राज्य की सरकारें जिस तरह से वातावरण बना रही धीरे धीरे, जैसे मैं अभी देख रहा था आंकड़े कि पिछले साल लगभग 2.5 करोड़ MSME को नए लोन दिए गए हैं। तो 2.5 करोड़ MSME को नए लोन दिए गए हैं तो एक अनुमान के अनुसार कम से कम 5 करोड़ नए रोजगार सृजन इस क्षेत्र से हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी है और युवा भी है। और धीरे धीरे बजट का जो खाका मुझे लग रहा है इस बार, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव ऐसा नहीं है जो जिससे ये बजट प्रभावित होने वाला हो, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए ये दोनों बजट आएंगे। उनमें बहुत ज़्यादा फ्री बीज, बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप्स दिए जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि बजट होगा। वो देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने वाला बजट होगा। लेकिन जब फ्री बीज नहीं होते, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बजट होता है तो वो आम जन के लिए कड़वी दवा का काम करता है। तो क्या माने कि ये बजट फिर केंद्र का हो या राज्य का, ये थोड़ा सा उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए आम व्यक्ति को। उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। जैसे पिछली बार का जब राजस्थान का बजट देखते हैं, उन्होंने 65% अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से मूलभूत सुविधाएं बढ़ती है, तो उससे भी आम आदमी को राहत मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर उसको अपने ऑफिस से घर जाने में ट्रैफिक में अगर 1 घंटा लग रहा है और उन्होंने नया पुल बना दिया और उसका 15 मिनट सेविंग हो रही है, वो भी आम आदमी को ही राहत मिलती है उससे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आज ठीक है। यानी कि दो अहम बातों का ध्यान रखें कि एक तो इनडायरेक्ट फायदा होगा और लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, और ऐसा नहीं कि अभी बजट आया और तुरंत आपको राहत मिल जाए। तो ऐसी चीजों की घोषणाएं हो सकती है, उस पर फोकस हो सकता है गवर्नमेंट का। चलिए पंकज जी हमारे साथ है। पंकज जी, अब हम जब हालांकि हम अलग अलग सेक्टर को रोजाना हम उस पर बात करते ताकि विस्तार से बात हो सके, MSME सेक्टर की बात की, लेकिन जब युवाओं की बात होती है तो उसके साथ MSME सेक्टर भी अहम हो जाता है, उसके साथ रोजगार भी अहम हो जाता है। और राज्य की बात करें तो आज भी युवाओं से संवाद मुख्यमंत्री ने किया, इसलिए कि बेहतर सुझाव आ सके और उसे सम्मिलित किया जा सके बजट में। युवा प्रदेश का क्या उम्मीद लगा रहा है राज्य और केंद्र दोनों बजट से? सबसे बड़ी जरूरत क्या महसूस होती है? देखिए, युवा अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं समाज में मतलब काफ़ी कुछ युवा के थ्रू, मतलब पूरा अगर माने तो सामाजिक ढांचा युवा के कंधे पर ही टिका है। अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा युवा के कंधे पर ही है। कुल मिलाकर एक ये इस बजट में कुछ इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि युवा का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ से हटकर, क्योंकि सरकारी नौकरियों में एक बहुत लंबे समय तक युवा अपना समय खराब करता है और उसका जो ज़्यादातर समय है वो केवल पढ़ने में ही बीतता है। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूँ कि इससे हटकर के रोजगार सृजन की तरफ बढ़े। अगर रोजगार के साधन क्रिएट होंगे तो कहीं ना कहीं युवा रोजगार की तरफ बढ़ेगा। अब उसमें जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल समिट था उसमें बहुत सी पॉलिसीज़ आई थी। सबसे पहले स्टार्टअप पॉलिसी की मैं बात करूँ, स्टार्टअप पॉलिसी आई, MSME पॉलिसी नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो बहुत सी चीज़ें अधूरी हैं। पॉलिसीज़ अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन करें। अगर मैं स्टार्टअप पॉलिसी की बात करूँ, आपने फंडिंग की बात की, लेकिन
फंडिंग की बात करने के बाद भी जब नया कोई स्टार्टअप आता है तो उसका पूरा इकोसिस्टम एक सिस्टमेटिक रूप से डेवलप हो। आज भी वो सेंटर्स राजस्थान में नहीं है, केवल एक भामाशाह टेक्नो हब के अलावा कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ किसी युवा को प्रारंभिक रूप से स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग और एक सिस्टम मिले कि वो अपने स्टार्टअप को किस तरह से फेज वाइज डेवलप करे और एनरिच करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। दूसरा मैं बात करूं, अगर एमएसएमई के रूप में, अगर स्टार्टअप के रूप में ना करके कोई युवा किसी बिजनेस को क्रिएट करने की कोशिश करता है तो बहुत बड़ा चैलेंज पूंजी का होता है। सबसे पहले उसको पैसा कहाँ से मिले, क्योंकि कहीं भी कोलेटरल के बिना पैसा नहीं मिलता। ये बात ठीक है कि इस एमएसएमई पॉलिसी में घोषणा की गई कि आप कोलेटरल फ्री लोन की भी व्यवस्था होगी, लेकिन अभी भी बैंक कोलेटरल फ्री लोन को देने से हिचकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आता है। फिर एक बहुत बड़ी बात आती है कि जब एमएसएमई पॉलिसी आप लेकर के आए तो कहीं ना कहीं एमएसएमई पॉलिसी में अभी वो सब चीज़ें अधूरी हैं जिसको युवा को आगे बिजनेस को क्रिएट करने के लिए जरूरत है। जैसे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आपने लिख दिया, इससे पहले कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की बात थी। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को क्रिएट किया जाता था किसी भी बड़े एमएसएमई क्लस्टर फॉर्मेशन में। लेकिन आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर रिप्स पॉलिसी 2024 की बात करें उसमें उन्होंने घोषणा की, लेकिन अभी भी वो नहीं है। क्योंकि मैं किसी भी नए उत्पाद को अगर लेके आता हूँ तो युवा को सबसे पहले मार्केट के अंदर सबसे पहले अपने उत्पाद के कंपटीटर से लड़ना पड़ता है। तो उसका उत्पाद कैसे कंपटीटर के हिसाब से उपयोगी बने और मैक्सिमम क्वांटिटी में बिक सके, प्रॉफिटेबल हो, उसके लिए इसको अपने उत्पाद पर रिसर्च करना पड़ता है। चाइना से आज भी कहीं ना कहीं इम्पोर्ट है, हम आज उसको नहीं जुटला सकते। तो हम अपने उत्पाद को युवा कैसे बेहतर करे, नए बिजनेस को कैसे ग्रो करे, उन सब चीज़ों की अभी आज 100% वो आवश्यकता है ताकि युवाओं का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ ना रहे। ये तब संभव जब बिजनेस पर युवा का भी इंटरेस्ट हो। हाँ, आपने कहा कि नौकरी, गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा सा उसको अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन पॉलिसी से नहीं होगा। लेकिन जब सिक्योर फ्यूचर की बात होती है तो पहली प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट जॉब होती है। भले उतनी जॉब है नहीं या आप उस पर सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या मेहनत करते हो तो फिर कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। राजस्थान के जो युवा है वो तो इन्हीं चीजों से परेशान है। बिल्कुल इन्हीं चीजों से परेशान है। ऐसे में वो मेहनत तो करते एक टाइम तक, इसके बाद से फिर तो कोई रास्ता नहीं, तो फिर तो इन्हीं चीजों में मूव होता है युवा। तो उसके लिए भी तो असमंजस की स्थिति है युवाओं के लिए। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें इन सारी चीजों का ध्यान रख के उसको बनाया गया, लेकिन अभी भी वो लागू नहीं हुई है। अभी उसका लागू होना भी बाकी है कि कोई भी व्यक्ति शुरू से सरकारी नौकरी की तरफ रुझान ना होकर के अपने आप को डेवलप करे, नई चीजों को सीखने में, अपने आप को डेवलप करने में। तो 100% हमारा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आज की तारीख में राजस्थान में मैं डबल इंजन सरकार मानता हूं, तो पहली बार जो राइजिंग राजस्थान में हम नई पॉलिसी लाए हैं 100% इस बजट के अंदर, वो बिल्कुल बात सही है कि लोक लुभावनी बातें नहीं होंगी। इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की बातें होंगी। फंडिंग इस तरह से होगी कि युवा और हर वर्ग पूरा राजस्थान का धीरे धीरे विकसित होने की तरफ जाए और संपूर्ण राजस्थान में विकास हो, क्योंकि युवा अपने पूरे परिवार की भी धुरी है। 100% जो भी पैसा कहीं ना कहीं युवा के थ्रू क्रिएट होता है, आगे एक स्किल्ड युवा जो सरकारी नौकरी की तरफ रुझान ना रख के अपने आप को डेवलप करेगा तो उससे बिजनेस के साधन क्रिएट होंगे, नौकरियां बढ़ेंगी, बहुत कुछ होगा। ठीक है, और ये चैलेंज गवर्नमेंट के लिए। मिथिलेश जानी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी, अब आपसे मैं दोनों एंगल से बात करना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। एक तो मौजूदा बजट राज्य सरकार की हम बात कर लें तो क्या लगता है कि ये बजट कैसा रह सकता है, क्योंकि महिला युवा प्रायोरिटी में रहते हैं। पिछली बार की भी बजट की बात करें तो भी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। इस बार की उम्मीदों को लेकर क्या लगे, किस तरह से प्रदेश की जनता को तैयार रहना चाहिए? और दूसरा अहम सवाल जरूर ये रहेगा कि पिछले बजट में भी, जो कि प्रदेश सरकार का पहला बजट था, उसमें भी जो घोषणाएं की थी ज्यादातर वो लॉन्ग टर्म थी, 5 साल को लेकर थी। फिर चाहे रोजगार के को लेकर बात कर ली जाए या फिर महिलाओं के लिए भी जो योजनाएं आई, लखपति दीदी जैसी योजनाएं थी, ऐसे में आपको क्या लगता है कितनी वो एक साल में मूर्त रूप लेते हुई नजर आई? और उस दिशा, उस लिहाज से, उस एंगल से सोचे तो क्या जो ट्रेंड पिछली बार का था बजट का, इस बार कुछ अलग हो सकता है या उसी को ही आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। अगर जो लेबर फोर्स का सर्वे है उस सर्वे के मुताबिक पंजाब के बाद नंबर 2 पे है हम। और हालात यह है कि जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। और आप भले आरआर कराओ, राइजिंग राजस्थान कराओ या आप कोई बातें करो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी सरकारी नौकरी की मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सरकारी भर्ती करने वाले संस्थान का मुखिया आज तक नहीं चुन पाए। आज आरपीएससी चेयरमैन नहीं है आपके पास। आप देखिए 27 अक्टूबर को एग्जाम होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर का, आज तक रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप मुखिया तो तय करिए, नीट की परीक्षा लेने जा रहे हो
रीट में 14 लाख बच्चों ने फार्म भरा है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन आज तक आपने नहीं बना है। तो ये सवाल उठेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिपोर्ट उसमें सबसे डराने वाला जो तथ्य है वो ये बहुत है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछले 6 साल में केवल 0.6% बेरोजगारी कम हुई है। ये बहुत ही डराने वाला दृश्य है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछली सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, जिसमें बेटियों को कहा था कि ग्रेजुएट बेटियां हैं तो उनको 3500 रुपए मिलेंगे। बाद में कहा भाई 4 घंटे काम करोगे। अब 1 साल हो गया, उन्होंने बेरोजगार पंजीकरण करा रखा है, न तो उनको 3500 रुपए मिल रहे हैं, न उनका वो योजना बंद हो रही है। तो ये जो बीच वाली जो स्कीमें है ना, ये यूथ को डिस्टर्ब कर रही है। अब आपने अभी जो भर्तियां निकाली है उसमें अधिकतर भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड की है और उसमें जो 4th क्लास की सीटें सबसे ज्यादा है, लेकिन वो 52,000 भर्तियां निकाली है, आपने भर्तियां की, वो सब कुछ आपका काम ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गांव में बैठे नौजवान को गांव में कैसे रोजगार मिले, इस पर बहुत बड़ा काम करने की दरकार है। अब उसके लिए एग्रीकल्चर को आज तक इंडस्ट्री का रेशो नहीं दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की केंद्र का सरकार भी खूब कहती है, राजस्थान सरकार भी खूब कहती है। हमारे यहाँ किन्नू पैदा होते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर में, सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री हैं करोड़ीलाल जी मीणा, एक अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट आज तक नहीं लेगी। बस्सी में टमाटर खूब पैदा होते हैं, आज तक वहां टमाटर का कोई जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट का यूनिट शुरू नहीं हुई। तो कहीं न कहीं इसकी वजह आप क्या मानती हैं? इसकी वजह है राजनीतिक, हाँ। इसकी वजह है राजनीतिक इच्छा के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो फाइलें अटकाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब उसका एक ही इलाज है कि आप सारी एआई की बातें कर रहे हैं, सारा इंडिया वहां जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सारी फाइलों को एआई में कर दीजिए ना। पहले दिन आवेदन किया, उस पर बाबू ने क्या टिप्पणी की वो नेट पर खोल के देख ले, तो रिश्वत भी बंद हो जाएगी, उसको भी विश्वास रहेगा। आप चालान काट रहे हैं तो अपने कैमरा लगा लीजिए कि इसने ये गलती की थी, तो उसको न्याय मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको वाकई करना है भजनलाल जी को, तो ये बजट उनके लिए एक इतिहास रचने वाला हो सकता है कि आप राजस्थान के गांव से आते हैं, आपने अटारी में जन्म लिया है और आपने खुद ने खेती की है, आप जानते हैं खेती में क्या क्या पीड़ाएं हैं, और खेती से ही इस राजस्थान का भला हो सकता है। बाकी तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम ऐसा करके राइजिंग राजस्थान में कितना आया अभी पता लग जाएगा। फिर जितनी पहले की इंडस्ट्रियां चल रही है, उन इंडस्ट्रियों में 20% अगर आप ग्रोथ करते हैं तो रोजगार क्रिएट होंगे, पता लग जाएगा, सब आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन एक खेती ऐसा चीज है जिस पर राजस्थान में बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आप वाटर पॉन्ड के लिए आप फंडिंग कीजिए, पानी की जो प्रॉब्लम है राजस्थान में, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। असल में खेती को अगर मुख्यमंत्री जी खुद किसान हैं तो एक प्राइड घोषित करे। कोई भी किसान ही नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने, सभी चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरे बेटे के पास लग्जरी गाड़ी हो, ट्रैक्टर चलाना नहीं चाहता। तो ये जो एक विडंबना है, और बिना खेती के किसी का पेट नहीं भरेगा। आप कितने ही मशीनों के अंबार खड़े कर लीजिए, कितने ही आंकड़ों के मायाजाल क्रिएट कर लीजिए, खेती होनी तो चाहिए लेकिन करना कोई नहीं चाहता। देखिए उसका रीजन ये है, क्योंकि उसका जरूरत रीजन नहीं ये है। है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स किया गया। अब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप जो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्टें हैं, पीजी कुरियन हुए हैं, तो आप ये दूध वाली क्रांति और रक्त श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को वापस लाने की जरूरत है। राजस्थान में खूब जमीन है और अब पानी भी निकल रहा है, बाड़मेर जैसे इलाकों में पानी निकल रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि वह एक ऐसी हाइड्रोपोनिक्स वो मिली है जो पानी में मिलती है, 20 फीट नीचे पानी है। अगर वहां इतनी जमीन पड़ी है तो खेती से सब कुछ हो सकता है। अब हो क्या रहा है कि न तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेटा खेत में काम करे, न सबको अच्छी सब्जी चाहिए, लेकिन कोई अपने बेटे को काश्तकार नहीं बनाना चाहता। तो इस मानसिकता को भजनलाल जी इसलिए बदल सकते हैं कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, क्योंकि वो किसान के बेटे, उन्होंने किसानी की है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार मिलेगा तो किसानी से मिलेगा। अब उसमें आप नए नए इतनी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां खुली हुई है राजस्थान में, और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, खूब सारे IITN भी आके यहाँ काम कर रहे हैं, जो खेतियां कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन मीडिया भी उसको हाईलाइट करे। और कहीं न कहीं आपको आज नहीं तो कल जाना खेत में ही पड़ेगा, और कोई इंडिया के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं है। वहीं से सारी क्रांति आएगी। बिल्कुल। और इससे बजट में भी प्रायोरिटी की बात तो की जाती है, लेकिन वो प्रायोरिटी नजर भी आए, ये जरूर कम से कम किसान वर्ग तो ये मान के चल रहा है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ किसान के लिए नहीं, ये हर वर्ग के लिए जरूरत है। ये हर वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे महिलाओं की बात कर रहे हैं, अब रूमा देवी इतना अच्छा काम कर रही है खादी, इनमें छोटे छोटे कामों में। आप ऐसी ग्रामीण महिलाओं को लाइए ना, आप इनको लाके दिखाते हैं कि साहब इन्होंने टेक्नोलॉजी में बीटेक करके ये फाउंडर चला दिया। गांव में ऐसी खूब महिलाएं हैं जो छोटी छोटी गुदड़ियां ये बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं। उनको मार्केटिंग का स्पेस दीजिए, उनका NGO बनाइए।
तो असल में प्लेटफॉर्म दिया जाए तो बहुत कुछ अगर सामने आ भजनलाल जी सकता गांव है। से निकले तो गांव की हाँ। पीड़ा को समझते हैं और इससे बढ़िया मौका नहीं है राजस्थान के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी कम है और मैं जरूर चाहूंगी कि ममता जी, उम्मीद इस बजट से क्या, हमने अलग अलग सेक्टर को लेकर बात की क्या होना चाहिए, लेकिन एक वो अहम चीज जो आप मानती है कि इस पर फोकस हो और इस पर बजट में कुछ ना कुछ आए। देखिए, पिछले साल भी बहुत सारी घोषणाएं की, तो पहली तो ये है मेरी एक एक्सपेक्टेशन कि उनका आकलन किया जाए कि हमने उनको कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया है, क्या उसका लाभ जो लाभार्थी है उस तक पहुंचा है या नहीं, लोगों तक वो पहुंचा है, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करें। दूसरा मैं चाहती हूँ, एक मेरा कंसर्न है कि जैसे हम टूरिज्म पे बात कर रहे हैं एंड फॉर्चुनेटली आप देखेंगे जो आंकड़ों का विश्लेषण मैं कर रही थी, तो लास्ट ईयर में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आई उससे 28% तक टूरिज्म राजस्थान में बढ़ा है। लेकिन एक चीज है जो मुझे बड़ा कंसर्न कर रही हूं मैं कि इतनी सारी चीज, इतना सारा हमारा टूरिज्म बढ़ा है लेकिन महिलाओं का योगदान उसमें ना के बराबर है। आज देखिए महिलाएं, जैसा अभी मिथिलेश जी ने भी मेंशन किया, इतनी सारी महिला उद्यमी हैं जो छोटे हैंडीक्राफ्ट वर्क गांव में करती हैं, तो उनको भी आगे आने की जरूरत है, उनको आगे लाइए। सरकार से मेरी बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है कि जो छुपा हुआ टैलेंट है हमारा गांव में महिलाओं के मध्य, तो उसको आप आगे लेकर आएं। ठीक है, युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद इस बजट से? देखिए, कुल मिलाकर रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने का और उसके साथ में उद्योगों को एक, मैं कहूँगा कि एक 100% ये कुछ जरूर आना चाहिए कि हर उद्योग राजस्थान के युवा वर्ग को प्राथमिकता दे करके नौकरी दे। अपने यहाँ पर स्किल्ड युवा तभी आगे चलेगा जब राजस्थान के उद्योग सबसे पहले प्रायोरिटी राजस्थान के युवा को देंगे। तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता के लिए बात कहूँगा। ठीक है, प्राथमिकता क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बजट की सारी बातें अपन कर रहे हैं और मुझे जो लग रहा है कि रोजगार, युवा, इन सब विषयों का जो आज सारी समस्याओं का एक हल युवा को उद्यमिता की ओर बढ़ाना है। जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि हमारी जो आज की शिक्षा नीति है वो सरकारी नौकरियों की तरफ जाने के लिए युवाओं को प्रेरित करती है, ये बात एकदम सही है। क्योंकि शिक्षा में युवा खुद अपना रोजगार खड़ा करे, खुद अपना व्यापार उद्योग खड़ा करे, उसके लिए उन्हें प्रेरित करने और उन्हें पूरा गाइड करने वाली शिक्षा हमारे पास में अभी नहीं है। नई शिक्षा नीति आई है, उससे जो प्रोडक्ट बन करके आएंगे, उससे जो युवा सीख करके आएंगे, उनको 10 से 15 साल लगेंगे। आज के समय में एक सबसे अधिक जो आवश्यकता है कि प्रत्येक युवा को अपना खुद का उद्योग खड़ा करने के लिए, उसे उद्यमी बनाने के लिए एक उद्यमिता आयोग की स्थापना सरकार करे, जिसमें उस युवा को अपना खुद का रोजगार, व्यापार, व्यवसाय खड़ा करने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाए, उसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और उसके बाद में उसकी हैंड होल्डिंग करके उसकी सक्सेस तक उसका साथ दिया जाए। तो इस तरह से एक उद्यमिता आयोग की स्थापना करके सरकार युवाओं को न केवल रोजगार लेने वाला बना सकती है, बल्कि औरों को भी वो रोजगार दे सकेंगे। और मुझे लग रहा है कि यही सारी समस्याओं का एक अच्छा समाधान होगा। ठीक है मिथिलेश जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखें, क्योंकि इसी बात का जिक्र अभी पंकज जी ने भी किया, राजेश जी ने भी ये बात कही युवाओं को लेकर कि वो रोजगार देने वाला बने, लेकिन आज तो रोजगार उसको मिल भी नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्यों गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना रुक करना है, क्यों ना सेल्फ मोड पर काम किया जाए। क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है? देखिए, या फिर मोह भंग होता जा रहा है, सरकारी नौकरियां न मिल रही है, न लग रही है, न इंतजार बढ़ रहा है? देखिए, मोर अपने पंख देखकर तो नाचता है लेकिन पैर देख के रोता है। वही राजस्थान के नौजवानों की हालत है। आप जेम्स और ज्वेलरी, राजस्थान का इतना है, कितने नए उद्यमियों को एंट्री मारने दी, उन्हीं के परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। राजस्थान का एक बता दो नौजवान को मौका मिला, तो हम बातें करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को सरकारी नौकरी में 8th पे कमीशन की बात आ रही है, और जो सरकारी नौकरियों का जो चार्म है उसको आप कैसे खत्म कर दो? IITN छोड़ के लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, उसको पता मैं IAS बन गया तो मैं क्या कमाऊंगा। आप समाज के सामने अब ये तो है ही नहीं कि कितने ब्यूरोक्रेट पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों रुपए उनके पास मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो जो चार्मिंग है व्यापार में उसको बहुत घिसना पड़ेगा। और व्यापार जो ट्रेडिशनल पीढ़ी दर पीढ़ी आता है वो तो ठीक है, एक मीडियम क्लास आदमी उनमें हजारों में नींव डाल के खड़ा करना बहुत आसान काम नहीं है, उसको बहुत ठोकर खानी पड़ती है और बहुत मुश्किल भरा रहा है। अब आप इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं जो हमारा रूरल राजस्थान है उसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है। खूब हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, उनको निकालें। उनको राजस्थान के जैसे खिंवसर में मांग उठ रही है कि भाई वो राजस्थान के उसमें उनके चूना है तो उनका हिस्सा दीजिए ना, उनके खेत में से। आप उनके खेत से अंबुजार बड़ी बड़ी कंपनियां खड़े कर रहे हो और वो किसान का बेटा तरस रहा है 100 रुपए के लिए, तो उसको शेयर करिए। आप अवाप्त कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा प्रावधान डालिए कि भाई ये लैंड में जो चूना निकल रहा है उसमें से इसके बच्चे को ये मिलेगा।
बिल्कुल, तो ऐसी ये माइनिंग नीति बिल्कुल लेके एक अहम सुझाव ये है मिथिलेश जो बेहद अहम बात का जिक्र भी किया, लेकिन अब क्योंकि देखना है कि अलग अलग सेक्टर वाइज किससे क्या मिल पाता है, उम्मीद तो हर सेक्टर यहाँ पर जरूर कर रहा है। हम चर्चा भी कर सकते हैं, हम सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन बजट में क्या आता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, बजट केंद्र का 1 तारीख को आएगा और उसके बाद राज्य का बजट आएगा, और उम्मीद इसलिए राज्य की जनता को भी है कि राज्य सरकार क्या कुछ दे सकती है, केंद्र से क्या राहत मिल सकती है, क्योंकि आम जन है वो राहत के तौर पर ही उम्मीद भरी नजरों से इस बजट को देखता है। लेकिन जहां बात महिला की हो, युवा की हो, गरीब और किसान की हो, जिसे प्राथमिकता की बात की जाती है, जिसे कहती है सरकार की हमारी प्रायोरिटी में है, हम इनके लिए करना चाहते हैं, तो सिर्फ बातों से नहीं, ये 4 अगर अलग अलग लोगों की बात आप कर रहे हैं तो इन्हें भी उम्मीद बहुत ज्यादा है। अब देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ मिल पाता है। पिछले बजट में बहुत सारी घोषणाएं की थी, वो इसकी क्रियान्विति कितनी हुई, एग्जीक्यूशन को लेकर भी सवाल उठता है। लेकिन क्या वाकई में इस बार बैलेंस बजट रहता है या फिर थोड़े कड़वे घुट पीना पड़ सकता है, देखना होगा, और उसके लिए भी इंतजार है बजट पेश होने का। चलिए इसी के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।